हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन का क्लासेज में आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में आपने विद्युत विधुर के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली थी और अब आप विद्युत विधुर के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद्युत विधुर के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखें सेकंड पॉइंट, निरक्षीय रेखा पर आपको क्या करना है? अब निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखें चित्रानुसार एक विद्युत विधुर बी ए पर विचार करते हैं जिसमें ऋणावेश एवं धनावेश के बीच की दूरी 2a है। हमें इस विद्युत विधुर के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु मानना है P, और इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्रानुसार एक विद्युत विधुर BA पर विचार करते हैं जिसमें धनावेश एवं ऋणावेश के बीच की दूरी 2a है। हमें इस विद्युत विधुर के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जबकि P बिंदु निरक्षीय रेखा पर स्थित है। चित्रानुसार एक विद्युत विधुर BA पर विचार करते हैं। चित्रानुसार एक विद्युत विधुर BA पर विचार करते हैं। जिसमें धनावेश एवं ऋणावेश चित्रानुसार एक विद्युत विधुर BA पर विचार करते हैं जिसमें धनावेश एवं ऋणावेश के बीच की दूरी 2a है। हमें अब हम इस विद्युत विधुर के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित
अब हम इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर, अब हम इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर, जो कि निरक्षीय रेखा पर स्थित है, स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर, जो कि निरक्षीय रेखा पर स्थित है, हमें इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, हमें इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव BA पर विचार करते हैं, जिसमें धनावेश एवं ऋणावेश के बीच की दूरी 2a है। अब हम इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर, जो कि निरक्षीय रेखा पर स्थित है, हमें इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जैसे पहले अपन ने करा था। तब A बिंदु पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण तब A बिंदु पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब A बिंदु पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA बराबर, अब प्लस Q आवेश की P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लस Q आवेश की इस P बिंदु से दूरी निकालनी पड़ेगी। इसी प्रकार से इस माइनस आवेश की इस P बिंदु से दूरी निकालनी पड़ेगी। ये दूरी है R, ये दूरी है R, ये दूरी R, ये दूरी है A, तो ये हो जाएगी दूरी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये कर्ण है त्रिभुज का, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ऐसे ही ये दूरी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो प्लस Q आवेश की P बिंदु से दूरी है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट का तो आ जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब वही दिशा निकालनी है, दिशा निकालने के लिए मैंने आपको बोल रखा है यहाँ पर क्या मान लेंगे, परीक्षण धनावेश रखा हुआ मानेंगे। इस पर बल निकालेंगे, तो ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, तो ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी दिशा जाएगी इस ओर। मतलब EA की दिशा किधर होगी, इस ओर होगी। किधर की साइड, AP की दिशा में, AP की दिशा में। तब B बिंदु पर,
स्थित माइनस q आवेश के कारण, माइनस q आवेश के कारण तब B बिंदु पर स्थित माइनस q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब B बिंदु पर स्थित माइनस q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? वही E A बराबर KQ अपोन यहां से यहां तक की दूरी वही अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब वही बात इस परीक्षण धनावेश पर बल निकालेंगे, तो ये माइनस आवेश इस परीक्षण धनावेश को अपनी ओर खींचेगा, तो यहां से यहां तक की दिशा हो जाएगी ईपी की दिशा में, मतलब ईबी की दिशा किधर होगी? पीबी की दिशा में, पीबी की दिशा में। अब आपको दिख रहा होगा ई ए और ई बी ना तो एक दिशा में है ना ही विपरीत दिशा में है। एक दिशा में होते तो जुड़ जाते, विपरीत दिशा में होते तो घट जाते, परंतु ये दोनों अलग अलग दिशा में हैं, और जब अलग अलग दिशा में होते हैं तो आपको घटक निकालने पड़ते हैं। घटक निकालने पड़ेंगे तो ये मान लिया कोण है थीटा, ये कोण भी मान लिया मैंने कितना है? थीटा। अब अगर आपको घटक निकालने हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा सदिशों के वियोजन में एक होती है एक्स अक्ष, एक होती है वाई अक्ष, और ये सदिश होता है ए वेक्टर। जो थीटा घटक होता है, थीटा वाला घटक जो होता है वो होता है ए कोस थीटा, और इसके लंबवत जो घटक होता है ए साइन थीटा। ये आपको 11th क्लास में सदिशों का वियोजन पढ़ाया जाता है। तो मैंने यहां पर एक आधार बना लिया एक्स अक्ष, और ये मैंने वाई अक्ष बना लिया। ठीक है भाई। अब मैं कोण की बात करूं तो ये कोण जो है ये थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, सॉरी ये एकांतर कोण है, ये संगत कोण है। अब अपन घटक की बात करें, घटक निकालें ई ए। अब वही बात इधर वाली बात, ये होगा ए कोस थीटा, तो ये ई है तो ये हो जाएगा ई ए कोस थीटा, और ये लंबवत घटक हो जाएगा ई ए साइन थीटा। अब अपन ई बी की बात करें, ऐसे है ई बी न्यू यू, और फिर ये ई बी इधर है और ये कोण है थीटा, तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा ई बी कोस थीटा और ये हो जाएगा ई बी साइन थीटा। तो इधर देखें ये ई बी है, ये इसका आधार, ये इसका लंबवत, ये हो जाएगा ई बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा ई बी कोस थीटा। अब आप देखेंगे कि ई ए और ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों विपरीत दिशा में है। ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों विपरीत दिशा में है, और ई ए और ई बी का मान समान है। देखो आप, इसका भी मान के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। इसका मतलब ई ए और ई बी का परिमाण समान है, परंतु सॉरी ई ए और ई बी का परिमाण समान है, इसलिए ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा को दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों घटक विपरीत दिशा में है, तो इनका परिणामी कैसे निकालेंगे? इन दोनों को इसमें से माइनस करेंगे और दोनों बराबर होने के कारण ये घटक एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। फिर ई ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में होने के कारण ये दोनों घटक आपस में जुड़ जाएंगे। इसका मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र इनके कारण तो होगा ही नहीं, परिणामी विद्युत क्षेत्र
की दिशा इधर होगी, और देखो ये इन दोनों के कटान बिंदु से होकर गुजर रहा है। तो अब आगे देखते हैं। अब आपने देख लिया कि ई ए और ई बी का मान समान था, तो अपन लिखेंगे चूंकि ई ए तथा ई बी का परिमाण समान है, परिमाण समान है, चूंकि ई ए तथा ई बी का परिमाण समान है, किंतु दिशा अलग अलग है। अलग अलग है, इसलिए ई ए तथा ई बी को इसलिए ई ए तथा ई बी को घटकों में विभाजित करने पर, इसलिए ई ए तथा ई बी को घटकों में विभाजित करने पर हम देखते हैं कि ई ए साइन थीटा तथा ई बी साइन थीटा घटक विपरीत दिशा में होने के कारण ई ए साइन थीटा तथा ई बी साइन थीटा घटक विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जबकि ई ए कॉस थीटा तथा ई बी कॉस थीटा घटक एक ही दिशा में होने के कारण जबकि ई ए cos थीटा तथा ई बी cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा। अब आप लिख देंगे चूंकि ई ए और ई बी दोनों का परिमाण समान था, इसलिए ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी की जगह भी क्या लिख देंगे? ई ए कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका
2EA cos थीटा। अब एक बार आप इसको यहां तक उतार लें, फिर अपन आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ भाई, अब देखें आप इधर देखें आगे। देखें भाई, E बराबर 2, EA का मान रखेंगे KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान निकालना है आपको। त्रिभुज दिख रहा है, ये कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले लें। कॉस थीटा कॉस थीटा बराबर होता है आधार है आपका A और कर्ण है आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो कॉस थीटा बराबर आधार A अपॉन कर्ण स्क्वायर मतलब R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब आप देखें, इसको आगे सोल्व करेंगे अपन। EA बराबर 2K, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं K Q इंटू 2A, Q इंटू 2A P हो जाएगा अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2 और इसके ऊपर कोई घात नहीं है, इसका मतलब घात इसके ऊपर है 1। अगर इसको लिख सकते हैं अपन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 1/2 और इसको लिख सकते हैं अपन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 1। घातांक नियम कहता है कि अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। इसके ऊपर घात 1 है, इसके ऊपर घात 1/2 है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, 2 प्लस 1 मतलब 3/2। तो अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो फिर कितना बनेगा, देखें, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 3/2। अब देखें आप, E बराबर K, इसको आप लिख दे P अपॉन, इसमें से R कॉमन ले लें तो R स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे घात में 3/2 भी लगेगा, यहां बचेगा 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की घात 3/2, ये कट जाएगा। E बराबर क्या बचेगा, KP अपॉन R क्यूब 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की घात 3/2। यदि R ग्रेटर देन A हो तब, यदि R ग्रेटर देन A हो तब R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर को नगण्य लेने पर, तब R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर को नगण्य लेने पर, R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर को नगण्य ले लें तो E बराबर बचेगा आपका KP अपॉन R क्यूब निरक्षी। तो इस प्रकार से आपने विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर तथा विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। अक्षीय रेखा पर आई आपकी 2kp अपॉन आर क्यूब और निरक्षीय रेखा पर आई आपकी kp अपॉन आर क्यूब। बोर्ड की कक्षा में आपसे इस टॉपिक में से प्रश्न पूछा जाएगा इस प्रकार से कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए या फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैसे विद्युत द्विध्रुव के कारण
किसी बिंदु पर, ना तो वो बिंदु अक्षीय रेखा पर हो, ना ही वो बिंदु निरक्षीय रेखा पर हो, अक्षीय और निरक्षीय रेखा के बीच में भी एक बिंदु मानकर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, परंतु वो स्थिति आपके सिलेबस में नहीं दे रखी। इसलिए आपको केवल दो ही स्थिति समझनी है कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय रेखा पर और P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय रेखा पर। तो बोर्ड में आपका क्वेश्चन बनेगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखें कि निरक्षीय रेखा के लिए वो ये भी बोल सकता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय, एक बार एग्जाम में ये बोल दिया गया कि निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और निरक्षीय की जगह उसने लिख दिया विषुवत रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब बच्चे हो गए कंफ्यूज, विषुवत रेखा तो कुछ बच्चे तो कर आए अक्ष पर और कुछ बच्चे कर आए निरक्ष पर। तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखें कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा बोले या विषुवत रेखा बोले, आपको निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोनों का मतलब एक ही होता है। अब अगले टॉपिक में अपन विद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म या बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे और समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखने के बाद पश्चात उस पर बल युग्म या बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। और इसके पश्चात एक टॉपिक और पढ़ेंगे, आवेशन की क्रिया, और उसके बाद आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात अपन अगले वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और उसके पश्चात फिर अगला वीडियो अपन नए चैप्टर से चालू करेंगे। धन्यवाद।